हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, आज थोड़ा लेट से वीडियो जाएगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा एक बर्थडे में चला गया था। चलिए हम लोग देरी न करते हुए इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, सीडीपी से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड और जीएस से रिलेटेड और आपके मैथ से रिलेटेड है। इंग्लिश छूट गया, बाकी सारे पार्ट को हमने कवर किया है। चलिए लेट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप अच्छा महसूस करेंगे और मुझे आशा है कि आप 2 दिन जो बीता है उसमें आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया और आने वाले में भी जो एग्ज़ाम्स मतलब आने वाले हैं, तो जैसे आज 23 हो गया, 24, 25, 26, 27 उसमें भी आप लोग एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। ज़रूर इसको देखें। चलिए आते हैं, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन है? तो वो www है, वर्ल्ड वाइड वेब, मोज़ेक, ओपेरा और नीलस्केप नहीं है। ये 23 अगस्त 1991 को हुआ था। फिर है लाइनक्स, असेंबली भाषा, प्रायोगिक सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग भाषा और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यू से आप याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मैचिंग करने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आए। तीसरा है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, टिम बर्नर्स-ली और स्टीव वोजनिएक। अब देखिए, ये 1991 में ज़रूर इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना किया था, बनाया था, जो आपको ऊपर पहले से पहला वेब ब्राउज़र कौन है। लेकिन प्रोग्रामर की बात है तो ये चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी एडा लवलेस, और जिन्हें कि आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये एडा लवलेस जी हैं, महिला हैं, और इन्हें ही विश्व का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। अब है एनसीईआरटी के अनुसार डैश आयु तक के बच्चे में समस्या निवारण कौशल विकसित हो जाता है, मतलब वो अब समस्या निवारण कर लेता है। 2+ मतलब 2+ आयु के वर्ग नहीं, 3+ आयु के बच्चे नहीं, 4 यस 1 नहीं। 4 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो क्या करता है, समस्या निवारण का कौशल, जैसे भूख लगी है तो खाना के लिए कह देगा, या कोई एक छोटी सी समस्या हमने बताया आपको, तो इस तरह की कोई भी समस्या निवारण की कौशल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो 4+ में हो जाता है। और अमूमन हम लोग भी देखते हैं कि 4+ का बच्चा है तो वो आराम से अपनी समस्या का निवारण कर लेता है। पेशाब लगता है तो वो टॉयलेट के लिए कहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मूलभूत शिक्षा, इसे बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, बेसिक एजुकेशन का विचार किसने प्रस्तुत किया है? जाकिर हुसैन साहब नहीं, ये गांधी जी थे। क्योंकि लेट मैं आप लोगों से पूछूं, इससे अच्छा है कि जल्दी मैं बता दूं। गांधी जी थे, इन्होंने 1937 में 23 अक्टूबर था, हाँ 23 अक्टूबर 1937 में इन्होंने वर्धा में एक एजुकेशन पॉलिसी, और इन्होंने क्या कहा था, और सोचिए क्या विडंबना है हमारे देश की कि गांधी जी ने प्रस्तुत किया वर्धा कमीशन, जिनके आधार पे बेसिक एजुकेशन का है, जिसे मूलभूत शिक्षा करते हैं, और इसको फॉलो कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। हमारे यहाँ SEZ पहले 600 हुआ करते थे, अब कुछ बढ़े हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और चाइना में लगभग 7000 है। इससे क्या है, हम लोग इसलिए वहाँ घर घर कुटीर उद्योग है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो स्किल बेस्ड दी जाती है। हमारे यहाँ अब बात कर रहे हैं, पहले इस तरह का कोई नहीं सोचा गया था। तो मूलभूत शिक्षा की किसने प्रस्तुत की थी? गांधी जी ने की थी। उन्होंने कहा था कि कक्षा 8 तक ही बच्चे में इस तरह का स्किल डेवलप हो जाना चाहिए ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सके। इसी को मैं मूलभूत शिक्षा को ही मानते हुए हस्तशिल्प, जिनको गांधी जी ने इनको मेंशन किया था अपने एजुकेशन पॉलिसी में, तो उन्होंने कहा हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रतिभावान बालकों को साइंस की शिक्षा देनी चाहिए। वैसे सब कुछ देना चाहिए, लेकिन साइंस वो ज़्यादा। सृजनशील बालक को भी नहीं, पिछड़े बालक यस, अपराधी बालक नहीं। अब देखिए क्या है, पिछड़े बालक को देगा तो पिछड़ा रहेगा, तो एक तो उनका मन लगा रहेगा, उससे उनकी कुछ आमदनी बढ़ेगी, और दूसरा क्या होगा, जो पिछड़े वर्ग होते हैं उसको आर्थिक परेशानी हमेशा होती है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए क्या ज़रूरी है, हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दें? पिछड़े बालक को। और आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जिस सरकारी स्कूल के टीचर हैं, वहाँ ऐसे अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, और वो बहुत गरीब हैं। एक बच्चा खूब मोटा सा है, इतना बढ़िया डांस करता है, क्या कहना। एक बच्चा है योगा, और योगा में मैं 39वीं चैंपियनशिप कराई थी, 6वां पोजीशन ले आया ऑल यूपी में। अजीब अजीब प्रतिभाएं हैं। चलिए, शिक्षक के पास होनी चाहिए विषय का ज्ञान। यस, यदि मान लीजिए मैं आपको पढ़ाऊं और विषयगत ज्ञान नहीं हो मेरे पास, तो आप कितने बार वीडियो मेरा देखेंगे? एक बार देखेंगे, दोबारा देखने की कोशिश नहीं करेंगे। तो या कहीं भी आप पढ़ने जाते हैं तो आपकी जिज्ञासा जब तक शांत नहीं होती है तब तक आपका मन उनसे नहीं भरता है, नहीं ये शिक्षक अच्छे नहीं। अब हम लोग अपने बचपन को याद करें
तो वही शिक्षक हमें अच्छे लगते थे जो हमारी सारी ज्ञान पिपासा को शांत करते थे। तो इसमें लिखा है विषय का ज्ञान, यस, अध्यापन का ज्ञान। अब आप सोचिए कि कोई बच्चा हमारे पास आता है या आपके पास जाएगा, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, आप उनको दंड, हट भागो, सही से नहीं पढ़ा, तुमको पढ़ने बुद्धि नहीं, और वो कहें बेटा नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ढंग से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। तो क्या ये अध्यापन की कला नहीं है? तो अध्यापन का ज्ञान, यस, ये भी है। विद्यार्थियों का ज्ञान, अब विद्यार्थियों का ज्ञान जो है, विद्यार्थियों का ज्ञान क्या उद्घोष करता है कि नहीं, टीचर ने इसको अच्छे से पढ़ाया, अच्छे स्किल बेस्ड पढ़ाया है, उनको मतलब अच्छे से लर्न कराया है, उसको सीख दी है, इंटरेक्शन बहुत अच्छे से टीचर और स्टूडेंट में हुआ है, तो ये भी यस। उपरोक्त सभी मतलब यही, ठीक। उपरोक्त सभी जब जैसे ही आए तो बहुत कम ऐसे चांस होते हैं जिसका गलत होगा आंसर, नहीं तो बाकी उपरोक्त सही में मार दीजिए। फिर है अध्यापकों की सार्थकता को बढ़ाने के लिए शिक्षण में अंतर प्रक्रिया विश्लेषण, इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी जो है किसने बनाई थी? फ्लैंडर ने, रेयन ने, एमिडॉन, सिमोन ने और रिचर्ड ओबर ने। इसको फ्लैंडर ने बनाया था। अब है मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन है? नहीं। एक वचन है? केवल बहुवचन दिखा है यहां? नहीं। एक वचन है? नहीं। नित्य बहुवचन, नित्य एक वचन, नित्य बहुवचन है। हस्ताक्षर बहुवचन है और नित्य बहुवचन है। जब बहुवचन की बात करेंगे आप ग्रामर को ढंग से पढ़ेंगे समझ में आएगा। और इस बात दुर्भाग्य है, लेकिन अब जब सीटेट की होगी या और कोई एग्ज़ाम आएगा तो मैं विधिवत पढ़ाऊँगा। इस बार मैं थोड़ा उतना अच्छे से नहीं हुआ, वो आप लोगों के पास बहुत सारी सीट थी लेकिन हमारी गलती हुई, मैं इसको लाइटली लिया, लेकिन अब गंभीरता से पढ़ाऊंगा और आप लोगों को एकदम बढ़िया से वो सारी सुविधाएं दूंगा जो अच्छे कोचिंग देते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। चलिए नेक्स्ट है उत्थान का विलोम क्या? देखिए उत्थान और प्रस्थान एक ही तरह लगता है लेकिन ये इसका विलोम नहीं है। उत्थान मतलब होता है अरे वो क्या उनकी उन्नति है, मतलब ऊपर बढ़ना, तो उसका विलोम क्या होगा? पतन। विस्थापन नहीं, अनुत्थान नहीं। अब देखिए उत्थान का अनुत्थान लोग लगा देते हैं, अनु लग गया तो हो गया, नहीं, उत्थान का पतन होगा। जलधि में कौन सा समास है? अब देखिए क्या है, जलधि विग्रह क्या होगा? जल को धारण किया हुआ, को आया, तो को आया तो क्या हो जाएगा? किस में होता है? तत्पुरुष में। तत्पुरुष कर्म भी है, तत्पुरुष आपादान तत्पुरुष भी है। तो जब जल को धारण करने वाला द्वंद्व, द्वंद्व में मैं क्या बताया था आपको? नहीं होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा। द्वंद्व में क्या होता था? द्वंद्व माता पिता, भाई बहन, जब बीच में और आ जाए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है? इसको याद करने के लिए मेरे सर जी बताए थे और वो मैं 10वीं में पढ़ा था और मुझे अभी भी याद है। इको हो यणचि संस्कृत के सर थे, क्या गजब संस्कृत पढ़ाते थे। तो उनका इको यणचि ही मुझे याद आ गया तो मैं इसको मेंशन कर दिया। जैसे ही मैं लिख रहा था तो मुझे याद है कि सर इको यणचि बताए थे। तो ये क्या है? य, र, ल, व में परिवर्तित होता है। तो ई, ऊ सब ये स्वर जो है वो क्या परिवर्तित हो जाता है? य, र, ल और व में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कौन सा है? यण संधि है। और संधि से रिलेटेड मैं आपका वीडियो, 2 वीडियो है हमारा, जिसमें आपको सारी, एक में तो पूरे स्वर संधि बताया, दूसरे में व्यंजन और विसर्ग को मैं बताया और खूब सारा एग्जाम्पल दिया हूँ, जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। फिर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा पहले हम जान लें कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में एक सिंग वाला गैंडा होता है और ये अपने आप में एक अद्भुत है। ये असम में पाया जाता है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सिंग वाले, कहाँ गया प्रश्न, हाँ, ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, राइनो के लिए। फिर है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक कौन है? कृषि। कृषि में हम क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं, ये कारक है, लेकिन हमने क्या लिया? सबसे ज़्यादा। अब क्या है? वनों की कटाई। अब आपको ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि विश्व में 5 अरब पेड़ हर एक साल लगाए जाते हैं और 10 अरब पेड़ काट लिए जाते हैं। ये आपका आंकड़ा है। अब आप सोच लीजिए, WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, कि 5 अरब पेड़ लगाए जाते हैं और 10 अरब पेड़ काट। हम अपने जीवन में यदि 10 पेड़ का संरक्षण नहीं कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि हम तो दूसरे के पेड़ के दिए हुए ऑक्सीजन पे आश्रित हैं। अभी देखिए कोरोना हुआ था, ऑक्सीजन की त्राही त्राही मच गई थी। और मुझे याद है कि जब मैं 2015 में अपनी तीसरा मास्टरी वाला नौकरी किया था, टीचर वाला, उस समय
पहला मेरा टीजीटी हुआ था, फिर पीजीटी हुआ था और फिर मैं इसमें आया। तो उस समय की बात कर रहा हूँ, एक भी पेड़ नहीं थे। आज हमारा विद्यालय आप वीडियो में देख लीजिएगा एकदम हरा भरा है। चलिए, तो हाँ, उसके बाद क्या, वनों की कटाई, ये भी एक कारक है, लेकिन यहाँ लिखा सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक है उद्योग। उद्योग के कारण बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, जलवाष्प निकलते हैं, और ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा कारक है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा नहीं होगा, प्रकाश ऊर्जा नहीं होगा, घड़ी में प्रकाश तो होता नहीं, उष्मा ऊर्जा नहीं होगा, यांत्रिक ऊर्जा होगा। फिर है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक ऐसा होता है जो कोई विलुप्त हो जाता है और ये IUCN द्वारा मतलब इसको संरक्षित किया जाता है। तो विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, ये सभी, तो हमने आपको बताया था जब उपरोक्त सभी हो तो सब में आंख बंद करके मार दीजिए, लगभग आपके प्रश्न सही होंगे। ये एक ऐसा है, इसके बारे में बहुत सारा विवेचना किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो क्या है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित क्या है, विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव सारे आते हैं। फिर है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं। अब देखिए 40% लग गया, टोटल परसेंट कितने होते हैं, 100 होते हैं। अब 100 में से 40 घट गए, बचे कितने, 60। अब 60, 50 का 60% निकालेंगे, 1 0 इससे गला मिला, 1 0 इससे, 5 6 30। अब आंसर हमारा क्या है, 30। यस। अब है 3 संख्याओं का योग 58 है, पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 4:9 है, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 9। अब देखिए ध्यान, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तीनों संख्या को ले, 4 9, फिर 9 और 16। ठीक, अब देखिए 2 मैचिंग कर रहा है, मतलब दूसरी संख्या 9 है, तो अब हम तीनों का अनुपात क्या होगा, 4 9 16। अब क्या करते हैं, 9 4 13 और 16 9 25 29, ये 29 हो गया। 29 x बराबर 58, x बराबर 2। अब देखिए कह रहा है पहली और तीसरी, पहली क्या है, पहली है 4, दूसरी है 16, तो 16 और 4 को जोड़ देंगे 20, 20 को 2 से गुना कर देंगे 40। हमारा आंसर 40। ये शॉर्टकट है और ये क्या है आंसर, ये। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। खूब मज़े से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, और आप किसी से कम नहीं हैं, ये हमेशा याद रखिए। डू योर बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।